आज का हमारा टॉपिक है अल्सर। तो सबसे पहले अल्सर क्या होता है? अल्सर मतलब ब्रीच और डिसकंटिन्यूटी इन म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन। मतलब स्किन ऐसा सीधा होता है, उसमें कहीं पर ब्रीच आ जाए या यहाँ से टूट जाए या डिसकंटिन्यूटी जो होता है उसको बोलते हैं अल्सर। अब हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब आप खुद से भी डेफिनेशन इसकी बना सकते हो। अल्सर की डेफिनेशन लिखने हैं, और पेप्टिक मतलब जीआईटी में कहीं पर भी डाल दो। जीआईटी में कहीं पर भी ये होता है तो उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। आ गया समझ में? बस अब पेप्टिक अल्सर के दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप के होते हैं। अब एक्यूट, एक्यूट मतलब तुरंत जो होते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस अल्सर। इसको स्ट्रेस अल्सर भी बोलते हैं क्योंकि ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा। स्ट्रेस अल्सर मतलब जब हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते तो होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस अल्सर। अब इसके कोजिस, कोज क्या क्या होते हैं? सबसे पहला यही लिखना है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या क्या आता है? शॉक, कोई ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा इंजरी मतलब वो सब। सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया मतलब कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से जो होता है उसको बोलते हैं, वो होता है सेप्टिसेमिया। बंस, ठीक है। और कई कई ड्रग्स भी ऐसे हैं कि उसकी वजह से भी होते हैं अल्सर। ड्रग्स बहुत रेयर केस में होते हैं वो ड्रग्स की वजह से, बाकी तो मेन सब यही है। अब इसका पैथोजिनेसिस, पैथोजिनेसिस, ठीक है। पैथोजिनेसिस इसका क्या है? ये देखो, पहले मेरी बात, आप इसको समझने के लिए आप आपको स्टमक का नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो ये अपना स्टमक है, ये अपना नॉर्मल स्टमक है, ठीक है। ये सारे म्यूकोजल सेल होते हैं इधर, इसके ऊपर एक लाइनिंग होती है म्यूकोजल सेल की, ठीक है। ये जो नॉर्मल लाइनिंग है, और अब ये सेल आपको पता ही एसिड पेप्सिन सिक्रीशन करते हैं, HCl का सिक्रीशन यहाँ से होता है, HCl। तो ये जो म्यूकस सेल होते हैं वो इसको बचाते हैं, म्यूकोजल सेल HCl से बचाते हैं इस लाइनिंग को, गैस्ट्रिक लाइनिंग जो होती है उससे। अब ये म्यूकोजल लाइन किसी भी कारणवश डैमेज हुई या तो फिर म्यूकस का सिक्रीशन कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, HCl है वो डायरेक्ट इस पे, इससे कांटेक्ट में आता है, तो इससे उसकी इंजरी हो सकती है। अब इसकी इंजरी हुई मतलब कि वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको होगा एसिडिटी, वो सब एसिडिटी होगी, नोजिया होगी, वोमिटिंग, वो सब कंप्लेन चालू होगी। कब होती है? HCl जब ये गैस्ट्रिक सेल के कांटेक्ट में आता है तब, ठीक है। समझ में आ गया? अब HCl कांटेक्ट में आएगा तो वो इधर अल्सर फॉर्म करेगा, उसी को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है, सिंपल। तो पैथोजेनेसिस में सिर्फ बस इतना ही लिखना है इसका, समझ गए आप? पैथोजेनेसिस में क्या है, बस इतना लिख देना, इतना लिखोगे वो बहुत है। अब इसका हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा दिखता है वो सब। कहाँ कहाँ होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा दिखता है, कहाँ होता है, वो सब। अब देखो पेप्टिक अल्सर जो है वो मतलब स्टमक में कहीं पर भी हो सकते हैं, समझ, कहीं पर भी हो सकते हैं पूरे स्टमक में, वो सब इंटेस्टाइन में वैसे। पर अगर इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है, उसको बोलते हैं डिओडिनल अल्सर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को डिओडिनम बोलते हैं, इसलिए डिओडिनल अल्सर, डीनल अल्सर, ठीक है। जो डिओडिनम में होता है उसको डिओडिनम अल्सर बोलते हैं, बाकी कहीं पर भी अल्सर हुआ उसको बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। ये खत्म। चलो ये इतना होता है, बस उसमें इतना ही है, ये हो गया। अब आती है बारी क्रोनिक अल्सर की।
क्रोनिक क्रोनिक अल्सर में दो टाइप के होते हैं, डिओडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर। देखो क्रोनिक अल्सर मतलब, अब बारी है क्रोनिक अल्सर की। क्रोनिक अल्सर मतलब क्या होता है कि ये एक्यूट वाली जो कंडीशन है वो अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो उसको बोलेंगे क्रोनिक अल्सर। समझ गए? बस इतना सिंपल है, बाकी सब आपको सेम टू सेम लिखना है, एज इट इज लिखना है। अब एक और बात समझाता हूँ मैं, क्रोनिक अल्सर मतलब क्या होता है। क्रोनिक अल्सर में दो टाइप के होते हैं, डिओडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर के बारे में, ठीक है। ये मेनली हम कंपैरिजन के हिसाब से ही जाएंगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा और एकदम इजी पड़ेगा। और एग्जाम में भी ऐसे कंपैरिजन में ही पूछते हैं, अगर फुल क्वेश्चन किसी पे भी पूछ लिया तो हमने ये कंपैरिजन तैयार किया होगा तो उसमें से लिख देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो पहले इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह सब लिखने का है। जो डिओडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन मतलब कॉमन मतलब 4 लोगों में से एक को तो ये होता ही है डिओडिनल अल्सर, मतलब 4 लोगों में को 10 में से 4 को होता है। और ये गैस्ट्रिक अल्सर, अब गैस्ट्रिक अल्सर लेस कॉमन, ये किस एज में होता है, मिडिल एज मतलब 20-25 साल, 20-25 साल एज की उम्र के लड़कों में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये। और ये बूढ़े लोगों में मतलब 50-60 बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये और ये मेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और ये भी मेल में ही देखने को मिलता है। अल्सर वगैरह कंप्लेन मेल में देखने को मिलती है, फीमेल में इतना कॉमन नहीं है ये, ठीक है। अब इसका कोज में जाते हैं, कोज के हिसाब से देखेंगे। डिओडिनल अल्सर मोस्टली एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन सा इन्फेक्शन है? इन्फेक्शन ऑफ एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेंगे, ये होते हैं एच पाइलोरी, ठीक है। इसको याद रखना है आप, एच पाइलोरी। इससे क्या होता है, एच पाइलोरी जो होते हैं वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी वजह से वो एसिड पेप्सिन सिक्रीशन ज़्यादा होएगा, इंक्रीज एसिड पेप्सिन सिक्रेशन, ठीक है। फिर जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है, उनको भी ज़्यादातर एसिडिटी की कंप्लेंट रहती होगी, आपने सुना होगा कि उनको एसिडिटी रहती है। जो ज़्यादातर नॉनवेज खाते हैं उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ठीक है, उन सब की वजह से होता है डिओडिनल अल्सर, इतना याद रखना है आपको। अब आते हैं हम गैस्ट्रिक में। गैस्ट्रिक अल्सर का कोज क्या है? सेम कोज, एच पाइलोरी, बट इसके चांसेस बहुत कम है, गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांस बहुत कम है। और ये ज़्यादातर यंग एज में नहीं देखने को मिलता है, ओल्ड एज में देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी गैस्ट्रिक जो लाइनिंग होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, उसकी वजह से उनमें देखने को मिलता है। और वो ज़्यादातर नेचुरली भी हो सकता है, नेचुरली ही मेरे हिसाब से तो होता है, पर अब कुछ भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और ज़्यादातर ओल्ड एज है तो उसमें ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ज़्यादातर बूढ़े लोग जो होते हैं उनको दवाई किसी ना किसी चीज़ की चालू ही होती है, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, वो सब की वजह से भी हो सकती है। और जिन लोगों में ब्लड थिनर मतलब एस्पिरिन जो जिसकी चालू होती है ना, एस्पिरिन ड्रग्स जिनमें चालू होती है उनको भी ये तकलीफ आती है, आप देखना एसिडिटी की तकलीफ उनको आएगी। अब चलेंगे इसमें पैथोलॉजी, पैथोजिनेसिस कैसे होता है। पहला हाइपर एसिडिटी, एसिड पेप्सिन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, इधर ही मैंने बोल दिया, वही है हाइपर एसिडिटी, उसी की वजह से होती है। उसकी वजह से म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है उसमें डैमेज आ जाता है, उसकी वजह से हमें होते हैं डिओडिनल अल्सर, डैमेज ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखो मैंने इनमें पहले ही बोल दिया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से बहुत लेस कॉमन है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ये ओल्ड एज के हिसाब से होता है, ओल्ड एज में जो लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से होता है, तो इसमें होता है वीक
गैस्ट्रिक लाइनिंग, ठीक है, उसकी वजह से होता है ये। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब ये कहाँ होगा, डिओडिनल अल्सर है तो कहाँ होगा, डिओडिनम, ऑब्वियस सी बात है डिओडिनम में ही होगा, डिओडिनम इन्वॉल्व होता है इसमें, तो पहला पॉइंट वो लिख देने का है। और ये गैस्ट्रिक है तो कहीं पर भी हो सकता है जीआईटी। ये देखने में कैसा होगा, राउंड, ओवल, और ये साइज में छोटा होता है, 1 to 2.5 सेंटीमीटर समथिंग होता है। ये भी सेम एज इट इज होता है, राउंड ओवल, इसके जितना ही देखने को मिलता है। देखो अब हमने क्या देखा, पहले नॉर्मली लिख देना है दोनों में। अगर ये देखो, ये डिफरेंस में मत लिखना, डिफरेंस में लिखना हो तो लिख सकते हो, पर ज़्यादातर ये कब काम आएगा, जब ये सेपरेट क्वेश्चन आएगा तब। देखो मोस्ट कॉमन कौन सा है, डिओडिनल अल्सर, ये किस एज में होता है, मिडिल एज में होता है, और ये ओल्ड एज में होता है, दोनों मेल में कॉमन है। इसका कोई दोनों का एच पाइलोरी लिख सकते हैं, पर गैस्ट्रिक का एच पाइलोरी बहुत कम है, क्योंकि ये नेचुरली होता है, ओल्ड एज में देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी गैस्ट्रिक म्यूकोजल लाइन वीक हो जाती है, उसकी वजह से। इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है, हाइपर एसिडिटी होती है, उसकी वजह से म्यूकोजल सेल होता है, उसका डैमेज हो जाता है, तो फिर हमारे गैस्ट्रिक सेल जो होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसकी वजह से होता है डिओडिनल अल्सर। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंज आता है, इसमें पैथोलॉजिकल चेंज कहाँ आता है, ये डिओडिनम में आता है, ये जीआईटी में आता है। कैसा दिखता है, राउंड, ओवल और स्मॉल साइज का, 1 से 2.5 सेंटीमीटर का दिखता है। ठीक है, अब आगे कॉम्प्लिकेशन दोनों में देखो कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं। अल्सर है तो देखो वो अल्सर अगर पक जाए तो उसको बोलते हैं परफोरेशन। अगर वो पका हुआ अल्सर फट जाए तो क्या होगा, हेमरेज। हेमरेज हुआ। अब एक कभी अल्सर बढ़ गया तो क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन। बस यही तो कॉम्प्लिकेशन है। आप देखो सिंपल याद रहेगा, परफोरेशन, हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्शन, बस इतना ही लिखना है इसमें। अब जाते हैं ये वाला गैस्ट्रिक में। गैस्ट्रिक का कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, सेम एज इट इज, इसमें भी यही चिपका दो, परफोरेशन, हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब मेन बात क्या, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो। अगर डिओडिनल अल्सर है तो खाने के आफ्टर 2 आवर्स पेन होगा, और अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो आफ्टर मतलब जब भी खाएगा तुरंत उसको पेन होगा। सुन, इसमें पेन तुरंत होगा, इसमें पेन 2 घंटे के बाद होगा। अब डिओडिनल अल्सर है, उसको फूड से रिलीफ मिलेगा, इसको फूड से एग्रावेशन होगा, मतलब इसकी कंप्लेन बढ़ेगी। तो ये खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, वेट लॉस, इसमें कुछ नहीं होगा। ये मेन डिफरेंस है दोनों में, समझ गए। दोनों के सिम्टम में इतना ही फर्क है, बाकी नॉर्मल अल्सर के जो सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिटी, पेशेंट का एसिडिटी की कंप्लेन लेकर आएगा, उसके वजह से उसको मुंह में खट्टे डकार भी आ सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग की कंप्लेन भी हो सकती है इसमें, नोजिया वोमिटिंग, या तो किसी को डायरिया। ये दोनों में कॉमन है, पर डिफरेंस सिर्फ ये इसी से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट चालू करेंगे। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। मेनली आपको देखना है ये सिम्टम जो मैंने बताए हैं, ये सिम्टम के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये कौन सा डिओडिनल अल्सर है, कौन सा गैस्ट्रिक अल्सर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनकी भी मदद करें। ठीक है, थैंक यू।